सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हिंदी में हम लोगों ने लेसन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेसन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र अभिव्यक्ति। दोस्तों, जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है वो 2 प्रकार की होती है, मौलिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। यानी कि सबसे पहले स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती क्या है ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप अपनी बात को सही तरीके से दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं और जो घटना आपने देखी है अपने सामने उसको किस तरीके से उसका वर्णन आप अपनी भाषा में कर ले रहे हैं, बिना किसी के दबाव में आए, बिना किसी की बातों को सुने, आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपनी सभी बातों को स्पष्ट रूप से अगर किसी के सामने कह ले रहे हैं तो ये हो गया मौलिक या मौखिक अभिव्यक्ति। अब लिखित अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? किसी घटना के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में आपके मन में जो भी है, जो भी विचार आपके आए हैं, अच्छे बुरे या जिस भी तरीके के विचार आए हैं उनके विषय में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उन्होंने क्या-क्या अच्छी चीजें अपने जीवन में की हैं, इन सभी के विषय में आपको जो भी चीजें आ रही हैं किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी वस्तु के बारे में, अगर आप बिना कुछ सोचे समझे अपनी केवल और केवल अपनी अंतरात्मा को सुन करके और बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से अगर आप कोई चीज लिखते हो बिना किसी के भी दबाव में आए, तो वही चीज होती है स्वतंत्र अभिव्यक्ति। तो दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। आप अपने विचारों को अगर बोलते हैं अपने मुख के द्वारा तो वो हो जाता है मौखिक अभिव्यक्ति, और लिखित का मतलब आप अपने विचारों को लिख करके अगर किसी के सामने प्रकट करते हैं तो वो हो गया लिखित अभिव्यक्ति। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अनुभूति और अभिव्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। अभिव्यक्ति के अभाव में अनुभूति जहाँ सीमित और प्रभावहीन रहती है, वहीं अभिव्यक्ति की सारगर्भिता भी अनुभूति की गहराई पर निर्भर करती है। ऐसे में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की बात करें तो कहा जा सकता है कि यह व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है जीवन में और किस तरीके से इसको हम अपने स्कूल में बच्चों को सिखा सकते हैं, इसी के विषय में आज आपको यहाँ पर विस्तृत रूप से पढ़ना है। तो देखिए, किसी विषय, वस्तु, दृश्य, घटना या वातावरण के संदर्भ में हम जो कुछ मौलिक ढंग से सोचते हैं और विचार हमारे मन में आते हैं, उसकी कल्पना में जो चिंतन चलता है तथा जिन्हें हम शब्दों और वाक्यों की सहायता से मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, वह स्वतंत्र अभिव्यक्ति कही जाती है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति भाषा का आवश्यक अंग है। इसकी सहायता से सहज ही भाषा में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। भाषा के सृजनात्मक विकास के लिए आवश्यक है कि बच्चों में स्वतंत्र रूप से बोलने और लिखने की कला का विकास हो। इसके लिए बच्चों के स्तर और परिवेश को ध्यान में रखकर उन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए। हम स्वयं अनुभव करेंगे कि बच्चे भाषा को उसकी शुद्धता और सुगमता के साथ सीख रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाषा एक कौशल है। यह कौशल विभिन्न प्रयोगात्मक कार्यों से और निखरता है। बच्चों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की क्षमता या समझ विकसित हो, उनकी मौखिक लिखित शैली बेहतर हो, इसके लिए जरूरी है कि उनके सामने ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां पर वे अपने भाव, विचार और चिंतन को निसंकोच शब्दों का रूप दे सकें। इसके लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे बच्चों से कुछ प्रश्न पूछें या बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हुए स्वतंत्र भाव से मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति के लिए कहें, या इसके लिए निम्नलिखित ढंग से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ठंडी हवा किस मौसम में चलती है? ठंडक लगने पर हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? पिंजरे में बंद पक्षी और जानवर के मन में क्या क्या विचार आते होंगे? तो अगर आप बच्चों से पूछोगे ठंडी हवा किस मौसम में चलती है तो बहुत ही अच्छे से वो एक्सप्लेन करेंगे कि किस मौसम में ठंडी की हवा चलती है और ठंडक से बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं। और यहाँ पर वही चीज है, ठंडक लगने पर हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। बच्चे बताएंगे हम स्वेटर पहनते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं हम ठंडक से बचने के लिए, हाथों में दस्ताने पहनते हैं, पैरों में मोजे लगाते हैं, सब चीजें बच्चे बताएंगे बहुत ही अच्छे से, स्कार्फ पहनते हैं। अब पिंजरे में बंद पक्षी और जानवर के मन में क्या क्या विचार आते होंगे, तो पिंजरे में बंद पक्षी के मन में क्या क्या विचार आते होंगे। अब ये चीज तो सभी बच्चों को पता है कि जो पक्षी पिंजरे में बंद होता है वो उड़ नहीं सकता बाहर जा करके, वो उसको जो चीज मिलेगी अंदर ही खानी है, उसको सारी चीजें मिलेंगी लेकिन वो स्वतंत्र
नहीं है, वो अपने मन से बाहर नहीं जा सकता है, अपने मन से वो घूम करके सारे आसमान में नहीं आ सकता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें बच्चे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि कहने का मतलब है बच्चों को यही चीज़ सिखानी है कि वो किसी भी विषय के बारे में कितने अच्छे से वो बोल सकते हैं, बिना किसी चीज़ के दबाव में आए हुए। जब बच्चे स्वतंत्र रूप से मौखिक अभिव्यक्ति करने लगते हैं, तब जो चीज़ें पढ़ाई जाती है शिक्षक के द्वारा तभी शिक्षक का जो शिक्षण कार्य है वो सफल माना जाता है। बच्चा बिना डरे अपनी बातों को कह लेता है, बिना डरे सभी क्वेश्चंस का आंसर टीचर को दे लेता है, तो यही होती है स्वतंत्र अभिव्यक्ति। इसके अलावा आप बच्चे से कह सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक कविता सुनाओ, बच्चे कविता भी आपको सुनाएँगे। इसके अलावा तुम्हें कौन-सा पक्षी अच्छा लगता है, बच्चे को जो भी पक्षी अच्छा लगता होगा वो बताएगा, चाहे वो तोता हो, चाहे वो मोर हो, चाहे वो कोई भी पक्षी हो, कोयल हो, जो भी उसे अच्छा लगेगा वो बताएगा आपको। इसके बाद कौन से जानवर से डर लगता है और क्यों? तो बच्चे इसमें से बहुत सारे जानवरों का नाम लेंगे, चाहे वो शेर हो, हाथी हो, चीता हो, बहुत सारे जानवरों का नाम लेंगे। तो इससे बच्चे अपने मन की बात बताते हैं आपको। जब अपने मन की बात बच्चे बताते हैं, बिना किसी कोई चीज़ सोचे इधर-उधर की चीज़ें, तो वही चीज़ होती है उनकी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति। तुम्हें खाने में क्या-क्या अच्छा लगता है? अब अगर आप ये बच्चों से पूछोगे तो बहुत लंबी लिस्ट आपको मिलेगी और बहुत सारे बच्चे डिफरेंट-डिफरेंट डिश बताएँगे, हमको ये अच्छा लगता है मैम, हमको ये अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें बच्चे अपने मन की पूरी बातें बताएँगे आपको। तो ये जो टॉपिक है स्वतंत्र अभिव्यक्ति, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आप लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से और इससे क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको भी इसको पढ़ने में। इसके अलावा देखिए बारिश के मौसम में कौन-कौन से फल होते हैं? आप बच्चों से ये पूछोगे तो बच्चे इसका भी आंसर देंगे। आप किस प्रदेश में रहते हो? आप जितना भी क्वेश्चन बच्चों को आ रहा होगा वो बहुत सही-सही और सटीक जवाब देंगे आपको। इसके बाद देखिए और दूसरी गतिविधि भी आप करा सकते हैं। प्रशिक्षु बच्चों के समक्ष कुछ चित्रों को रखकर उन पर बातचीत करें। चित्र स्पष्ट और सरल होने के साथ ही ऐसा हो जिस पर बच्चे सहज ढंग से बोलने में समर्थ हों। मुद्रा विशेष वाले भी चित्र लिए जा सकते हैं, जैसे कि 2 पक्षियों को उड़ते हुए चित्र बना हो, उनमें से एक को तीर लगते हुए, घायल हो जाने पर गिरते हुए, दूसरे पक्षी का शोर मचाना, किसी व्यक्ति का घायल पक्षी को हाथ में उठाकर सेवा भाव करते हुए, इन चित्रों को क्रमशः दिखाकर बच्चों से इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बच्चे अपनी अभिव्यक्ति जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। अब आप अगर चाहें तो इन चित्रों पर बच्चों से कहानी लिखवा सकते हैं, एक-एक बच्चे को खड़ा करके इससे कहानी को सुन सकते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है? इसके बाद दोस्तों देखिए, इसके बाद आप एक काम और भी कर सकते हैं, प्रशिक्षुओं को 3-4 छोटे समूहों में इस प्रकार बाँट लें कि प्रत्येक समूह में कम से कम 4 से 6 प्रतिभागी अवश्य हों। समूह के प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित बिंदुओं पर क्रमशः मौखिक तथा लिखित कार्य करें। बीटीसी प्रशिक्षण हेतु अथवा घर से विद्यालय हेतु अपनी यात्रा का सरल तथा रोचक वर्णन, अपने शिक्षक जीवन की उपलब्धियां या शिक्षण संबंधी विशेषताओं का आकलन। तो ये प्रशिक्षुओं के लिए स्पेशली है। ये आप लोग के ऊपर है कि आप लोग अगर स्वतंत्र अभिव्यक्ति के ऊपर अगर आपको लिखना हो, आप मान लीजिए अपने घर से प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं, रास्ते में क्या-क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, कहाँ-कहाँ पर आपको साधन चेंज करना पड़ता है और क्या-क्या दिक्कतें भी आती हैं आपको, ये भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया कि आप भी अपना स्वतंत्र लेखन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए आगे है गतिविधि नंबर 4 है प्रशिक्षुओं बच्चों को 4 से 6 समूह में बाँटकर उनके बीच कुछ शब्दों जैसे कोई पशु-पक्षी, यातायात के साधन, मौसम के नाम आदि रखकर उनसे संबंधित बात, विचार, कविता, कहानी, चित्र बनाने को कहिए। इस संबंध में यह निर्देश देना ना भूलें कि अभिव्यक्ति की विधा चाहे जो हो बस उससे भाव और अर्थ का पूर्ण प्रकाशन हो। तो इस तरीके से बच्चों से आप किसी भी चीज़ के बारे में लिखने को बोल सकते हैं, किसी पशु के बारे में, पक्षी के बारे में, यातायात के साधन के बारे में, जैसे कि ट्रेन के बारे में बच्चों से आप लिखने को बोल सकते हैं। मौसम के बारे में कि किस मौसम में कौन से फल होते हैं और किस मौसम में आम का फल होता है, किस मौसम में अमरूद होते हैं, ये सभी आप पूछोगे तो बच्चे अच्छे से आपको बताएँगे भी। इसके बाद देखिए चौथा तरीका है कि किसी कविता, कहानी या एकांकी को भावपूर्ण ढंग से सुनाकर बच्चों से उसका अभिनय करने को कहें। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से आप कोई कविता सुना करके बच्चों को आप उससे बच्चों से फिर उसी के बारे में उसी कविता के बारे में स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने को बोल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों जितनी भी गतिविधियाँ बताई गई हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बताई गई हैं और अगर इनको बच्चों को आप कराते हो अच्छे से, तो बच्चे बहुत ही सकारात्मक परिणाम देंगे आपको। देखिए, प्रशिक्षक बच्चों के समक्ष कुछ परिस्थितियाँ रख दें और उनसे कहें कि वे अपनी कल्पना के आधार पर उनसे संबंधित वाक्य बोलें अथवा लिखें।
बच्चों के समक्ष ऐसी परिस्थितियां रखी जा सकती हैं, जैसे यदि तुम अपनी कक्षा के कप्तान होते या फिर तुम अगर अपनी कक्षा के मॉनिटर होते तो तुम कक्षा में क्या-क्या चीजें करते। इसके बाद है यदि तुम अपने गाँव के प्रधान होते तो तुम क्या करते, अपने गाँव के लिए क्या-क्या चीजें करते। तो बच्चे डेफिनिटली बहुत अच्छी चीजें बताएँगे कि वो अपने गाँव के लिए क्या-क्या करते, अगर वो प्रधान होते। तो ये सब चीजें नॉर्मल सी अगर आप बच्चों से पूछोगे तो बहुत अच्छे-अच्छे आंसर आपको मिलेंगे इससे, ठीक है? और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, यदि तुम्हें अगर कोई जादू की छड़ी मिल जाए तो तुम उससे क्या करोगे? नॉर्मल सी चीज़ अगर बच्चों से आप पूछोगे, तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें इसका बहुत सारा अलग-अलग बच्चे अलग-अलग इसके आंसर देंगे आपको। तो इस तरीके से आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बच्चे बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उस पर अभिव्यक्ति भी करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत होगी आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और स्वतंत्र अभिव्यक्ति में मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति दोनों आती है और दोनों को ही आपने इतनी सारी गतिविधियाँ मैंने आपको बताई, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बाकी जितनी गतिविधियाँ बची हैं उसको हम अगले चैप्टर में अगली क्लास में पढ़ाएँगे। दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियो से ऐसे ही जुड़े रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, सभी सब्जेक्ट समझ में आ रहे होंगे और जहाँ कहीं भी कोई भी डाउट है आप लोग पूछा करिए दोस्तों, क्योंकि आपके सभी कमेंट्स का आंसर हम देते हैं और लगातार आप लोगों के लिए अच्छा करने का प्रयास करते रहते हैं। कोई भी न्यूज़ होती है, चाहे आपकी परीक्षा से रिलेटेड या कहीं भी कोई भी ऐसी न्यूज़ जो आपके परीक्षा से रिलेटेड हो, आप लोगों के प्रशिक्षण से रिलेटेड हो, तो हम लोग तुरंत आपको अवगत कराते हैं उससे और लगातार आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर के हम आ ही रहे हैं और आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं। बस आपको लगातार सभी वीडियोस को देखते रहना है और जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है, ताकि हम सभी दिक्कतों के आपको सभी समस्याओं को आपकी सॉल्व करते हुए चलें और जहाँ कहीं भी कोई समस्या है, फिर भी कोई समस्या रह जाती है, तो उसका भी आगे आने वाले वीडियोस में हम समाधान कर दें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही लगातार वीडियोस को देखते रहेंगे और हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही शेयर भी करते रहेंगे अपने सभी फ्रेंड्स के ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।